This is Easy Understanding with Home Tuition. आज हम शुरू करते हैं सीबीएसई बोर्ड की कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक सुमेधा। इसका पाठ 1 प्रकृति की शोभा एवं पाठ 2 नन्हे जासूस मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ। आज हम शुरू करते हैं तृतीय पाठ ज़मीन की भूख। यह एक विदेशी कहानी है। इसकी प्रतिध्वनि है, जो मन को नियंत्रित नहीं कर सकते उनके लिए यह एक शत्रु के समान कार्य करता है। ये वाक्य कहा है श्री भगवत गीता में। आइए हम इस कहानी में देखते हैं कि ये कहानी है एक ऐसे किसान की जिसका नाम है महेश्वर, और उसने बड़ी ही मेहनत से अपने को संपन्न बनाया है। लेकिन उसकी संपन्नता यहीं तक सीमित नहीं रहती। उसकी जो ज़मीन की भूख रहती है वो निरंतर बढ़ती जाती है और उसको कहाँ तक ले जाती है, आइए पढ़ते हैं इस कहानी में। महेश्वर ने कड़ी मेहनत से गांव के संपन्न किसानों के बीच अपना स्थान बनाया था। हरे भरे खेत, पशुधन और नौकर चाकर उसकी संपन्नता का बखान करते थे। उसे भी यह सब देखकर बड़ी खुशी होती थी और मन के किसी कोने में दबा उसका अहंकार भी पुष्ट होता था। उसकी संपन्नता गांव के अनेक लोगों को फूटी आंख नहीं सुहाती थी। वे ऊपर से तो विनम्र बने रहते, परंतु अवसर मिलने पर उसे नुकसान पहुंचाते। वह बड़ी विनम्रता से उन्हें समझाता, किंतु उन पर कोई प्रभाव न पड़ता। उसका सबसे समीप का पड़ोसी उसे नुकसान पहुंचाने में सदा आगे रहता। जब उससे सहा न गया तो उसने अदालत में अर्जी दी। परिणाम यह हुआ कि 2-3 लोगों ने अदालत ने जुर्माने से दंडित किया। लोग महेश्वर से बैर रखने लगे। एक दिन महेश्वर अपने घर के बाहर चबूतरे पर चारपाई बिछाए बैठा था। एक परदेसी किसान उसके घर के सामने से निकला। उसने महेश्वर को बताया कि वह सतलज पार से आ रहा है। सतलज नदी है, उस पार से आ रहा है। वहाँ उपजाऊ जमीन यूं ही पड़ी है। वहाँ की बस्ती में नए बसने वाले किसान को 20 एकड़ जमीन मुफ्त मिल रही है। वहाँ रहकर खेती करने वाले किसान बड़ी जल्दी ही संपन्न हो जाते हैं। वहाँ के लोग संपन्न भी हैं और व्यवहारिक भी। वे चाहते हैं कि उनकी बस्ती बड़ी हो और अधिक लोग वहाँ रहें। महेश्वर अपने गांव के लोगों के व्यवहार से असंतुष्ट तो था ही। एक दिन गांव छोड़कर परिवार के साथ उस स्थान पर जा पहुंचा जिसकी चर्चा परदेसी किसान ने की थी। एक बड़े गांव की पंचायत में सम्मिलित होकर उसने जमीन का पट्टा प्राप्त कर लिया। सम्मिलित जमीन में से उसे और उसके परिवार के लिए 100 एकड़ जमीन दे दी गई। वह मेहनत से खेती करने लगा। वह पहले से भी अधिक संपन्न हो गया। उसने अपना नया मकान बनवा लिया था और बहुत से जानवर खरीद लिए। महेश्वर आराम से रहता था और अपनी सफलता पर गर्व करता था। कुछ दिन में ही वह अपने उस संपन्नता के जीवन का अभ्यस्त हो गया और अनुभव करने लगा कि उसकी ज़मीन पर्याप्त नहीं है। यदि कुछ और ज़मीन होती तो वह और अधिक सुख सुविधा का जीवन व्यतीत करता। यह मनुष्य का स्वभाव है कि उसको जितना सुख मिलता है वह उससे अधिक सुख प्राप्त करने की कामना करने लगता है। थोड़ा समय यूं ही बीत गया। एक दिन किसी सौदागर ने रात्रि व्यतीत करने के लिए महेश्वर के किवाड़ खटखटाए और अपना प्रयोजन बताया। महेश्वर प्रेम पूर्वक उसे भीतर लाया, उसके लिए बिस्तर लगाया और उसे भोजन करवाया। सौदागर उसके व्यवहार से प्रभावित हुआ और वे लोग बातचीत करने लगे। जमीन और खेती बाड़ी की चर्चा हुई। सौदागर ने बताया कि वह नेतानी नदी के उस पार से आ रहा है। वहाँ इतनी अधिक उपजाऊ जमीन खाली पड़ी है और जितने चाहे लेकर जोत लो। सौदागर की बात सुनते ही महेश्वर नेतानी नदी के पार की जमीन का किसान बनने का सपना देखने लगा। उसने अगले दिन सौदागर को विदा किया और सौदागर द्वारा बताए गए स्थान के विषय में आवश्यक पूछताछ की। संतुष्ट होकर उसने वहां जाने की तैयारी आरंभ कर दी। वहां के लोगों को भेंट देने के लिए उसने चाय के डब्बे, मिठाई, कपड़े आदि अन्य वस्तुएं ले ली। घर की देखभाल का कार्य पत्नी को सौंपकर और एक आदमी अपने साथ लेकर वह यात्रा करने के लिए निकल पड़ा। 7 दिन के बाद वह उस स्थान पर पहुंचा जहां से कोलों की बस्ती आरंभ होती थी। उसने देखा कि नदी के किनारे ज़मीन ही ज़मीन है और सब खाली पड़ी है। वहाँ के लोग खेती नहीं करते थे। पशुपालन और शिकार ही उनकी जीविका का आधार था। वहाँ के लोग सीधे और सरल स्वभाव के थे। महेश्वर के साथ लाई वस्तुओं की भेंट देकर उन लोगों को खुश कर दिया और द्विभाषिया के द्वारा, द्विभाषिया का मतलब है कि जो 2 भाषाएं बोलता है,
दुभाषियों के द्वारा अपने वहां पहुंचने का उद्देश्य बता दिया। लोगों ने भी महेश्वर का उत्साह से स्वागत किया। उसे सबसे अच्छे डेरे में ले जाकर बैठाया। महेश्वर के सम्मान में उन लोगों ने एक शानदार दावत की दी। महेश्वर ने कहा, मैं आपकी ज़मीन देखकर बहुत खुश हुआ हूँ। हमारे यहाँ ज़मीन की कमी है और वह आपकी ज़मीन की तरह उपजाऊ भी नहीं है। उसी समय एक आदमी रोएदार टोपी लगाए वहाँ आया। सब उसके सम्मान के लिए खड़े हो गए। द्विभाषिया ने बताया कि यह हमारा मुखिया है। महेश्वर भी उसके सम्मान में खड़ा हो गया। उसने तुरंत अपने सामान में से चीज़ें निकाली और मुखिया को भेंट कर दी। मुखिया ने महेश्वर की भेंट सहर्ष स्वीकार कर ली। लोगों ने मुखिया को महेश्वर के आने का उद्देश्य बता दिया। मुखिया ने अपने साथियों की बातें सुनकर महेश्वर से कहा कि हमारे यहाँ ज़मीन की कमी नहीं है, जितनी चाहे उतनी अपनी पसंद की उतनी ज़मीन ले लो। महेश्वर ने कहा, मैं चाहता हूँ कि जो ज़मीन लूँ कस्बे की अदालत में उसकी पक्की लिखा पड़ी हो जाए। जब मुखिया ने महेश्वर की शर्त मान ली तब महेश्वर ने पूछा कि ज़मीन किस भाव मिलेगी। भाव का मतलब है यहाँ कितनी कीमत होगी, कितना मूल्य होगा। 1000 रुपया प्रतिदिन, मुखिया ने उत्तर दिया। महेश्वर चकित हुआ, बोला, मेरी समझ में नहीं आया, एक दिन का यह कैसा हिसाब है? मुखिया ने कहा, एक दिन में पैदल चलकर जितनी ज़मीन तुम नाप डालो उतनी ले लो। एक दिन का मूल्य 1000 होगा। एक शर्त और है, यदि तुम वहाँ जहाँ से चलना शुरू करोगे उसी स्थान पर उसी दिन सूर्यास्त से पहले लौट कर नहीं आ पाए तो तुम्हें ज़मीन की कीमत ज़मीन नहीं मिलेगी और तुम्हारा यह 1000 रुपया भी जब्त कर लिया जाएगा। महेश्वर ने सोचा कि दिन भर में बहुत सारी ज़मीन घेरी जा सकती है। वह तुरंत मुखिया की शर्त पर ज़मीन लेने को तैयार हो गया। बात पक्की हो गई। अब अगली सुबह की प्रतीक्षा थी। रात भर उसे नींद नहीं आई। विचारों की विशालता में ज़मीन का ही बिंदु घूमता रहा। वह सोचता रहा कि अपनी सारी शक्ति को वह चलने में लगा देगा जिससे अधिक से अधिक ज़मीन घेरी जा सके। मैं इतनी ज़मीन घेर लूँगा मेरे जैसा किसान कहीं सुना भी ना जा सके। उसे जोतने के लिए दर्जनों बैलों और नौकरों की आवश्यकता पड़ेगी। उसके सपनों में भी ये ही बातें बनी रहीं। महेश्वर ने सवेरे उठकर अपने साथ लाए आदमी को जगाया और उसे गाड़ी तैयार करने को कहा। वह खुद लोगों को बुलाने गया। जब सब लोग इकट्ठे हो गए और मुखिया भी आ गया तब उसने कहा, अब हमको चल देना चाहिए, समय बहुत हो गया है। महेश्वर 1 मिनट भी नष्ट नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने चाय पीने से भी इनकार कर दिया। मुखिया महेश्वर को लेकर टेकरी पर पहुंचा। टेकरी का मतलब है छोटी पहाड़ी। अपनी रोएदार टोपी को उतारकर टीले पर रखते हुए उसने कहा कि यह निशान रहेगा, यहाँ से चलकर तुम्हें आना होगा। सूर्य डूबने से पहले तक जितनी ज़मीन घेर लोगे वह तुम्हारी हो जाएगी। महेश्वर ने 1000 रुपये गिनकर टोपी में रख दिए। एक रुमाल में रोटियां रखी, पानी की बोतल ली और फावड़ा भी ले लिया। धोती कसकर और आसीने चढ़ाकर चलने को तैयार हो गया। पहले वह यह नहीं तय कर पा रहा था कि वह किस दिशा में चला जाए। पूर्व दिशा में सूर्य निकल रहा था। वह अपना समय नष्ट नहीं करना चाहता था, बस पूर्व दिशा की ओर चल पड़ा। 1 किलोमीटर चलने के बाद उसके बदन में फुर्ती आई और वह तेज चाल से चलने लगा। लगभग 5 किलोमीटर चलने के बाद उसने पीछे मुड़कर देखा कि उसे टेकरी और उस पर खड़े आदमी ही धूप में साफ दिखाई देते थे। अब धूप में गर्मी आने लगी थी। उसे खाने की याद आई पर उसने खाया नहीं। टोकरी उतार कर कंधे पर रखी और अपनी चलने की गति को तेज कर दिया। उसने पीछे मुड़कर देखा तो टेकरी कठिनाई से दिखाई देती थी। उसके ऊपर चलते हुए लोग चींटियों की तरह रेंगते से लगते थे। उसने सोचा, काफ़ी दूर निकल आया हूँ, अब लौटना चाहिए। उसका शरीर पसीने से तर हो गया था और उसे प्यास भी लग रही थी। उसी स्थान पर उसने गड्ढा बनाकर उस पर घास का एक ढेर लगा दिया जिससे पता चले कि वह कहाँ तक आ गया है। पानी पीकर वह बाईं ओर मुड़ा। जैसे ही वह आगे बढ़ता उसे अच्छी उपजाऊ भूमि दिखाई देती है। उसका लालच बढ़ता जाता है और वह चलता जाता है। दोपहर हो रही थी और सूरज उसके सर के ऊपर था। वह अब कुछ थकान का अनुभव भी करने लगा था। थोड़ा आराम करने के लिए वह एक स्थान पर बैठ गया। फिर उसने रुमाल से रोटियां निकालकर खाईं और पानी पिया।
वह बैठा ही रहा, लेटा नहीं। उसे डर था कि कहीं नींद ना आ जाए। खाना खाने से शरीर में कुछ नई शक्ति आ गई। उसने फिर चलना आरंभ कर दिया। काफ़ी लंबी भूमि नापकर वह बाईं ओर मुड़ने ही वाला था कि उसे जमीन का एक बहुत उपजाऊ टुकड़ा दिखाई पड़ा। उसने उसे भी नाप लिया। उसने गड्ढा खोदकर उस पर घास का ढेर लगाकर अपना निशान बना दिया। अब वह फिर मुड़ गया, टेकरी की ओर देखा, पर वह दिखाई नहीं दी। उसने सोचा कि वह अधिक दूर निकल आया है, अब इस दिशा में कुछ कम ही नापूंगा। इस तीसरी भुजा पर उसने तेजी से अपने कदम बढ़ाए। बड़ी कठिनाई से वह 3 किलोमीटर ही चला था कि सूरज ढलने लगा। उसने अनुमान लगाया कि वह टेकरी से लगभग 15 किलोमीटर दूरी पर है। इस दिशा में अब और आगे बढ़ना उसने ठीक नहीं समझा। अब वह सीधा टेकरी की ओर चलने लगा। यहाँ पर भी उसने गड्ढे के पास घास का ढेर बनाकर निशान बना दिया। अब महेश्वर इतना थक गया था कि उसके लिए आगे चलना कठिन हो रहा था। धूप और गर्मी ने उसकी सारी शक्ति क्षीण कर दी थी। पैरों में छाले पड़ गए थे और टांगें उठती नहीं थी। सूरज ढल रहा था, इसलिए आराम करने के लिए समय भी नहीं था। फिर भी वह तेज चाल से आगे बढ़ रहा था। उसने टोकरी, टोपी, जूते सब फेंक दिए। उसकी सांस फूल रही थी। बार बार यही सोच रहा था कि सूरज डूबने से पहले टेकरी पर कैसे पहुंचूंगा। अब वह दौड़ने लगा। उसकी छाती जोर से धड़क रही थी और वह डर रहा था कि थकान के कारण गिरकर कहीं मर न जाए। पर उसने दौड़ना बंद नहीं किया। वह उन लोगों के सामने हार मानकर अपनी हंसी नहीं कराना चाहता था। सूरज क्षितिज में समाया जा रहा था, क्षितिज जहाँ धरती और आसमान मिलते हुए दिखाई देते हैं। महेश्वर भी अपने निकट के स्थान पर आ गया था। टेकरी पर खड़े लोग चिल्लाकर उससे उत्साहित कर रहे थे। उसे टेकरी पर टोपी और उसके निकट बैठा मुखिया साफ दिखाई दे रहा था। उसने निराश दृष्टि से सूर्य की ओर देखा। सूर्य धरती के नीचे धंस चुका था। महेश्वर जान गया था कि टेकरी तक पहुँचते पहुँचते अंधेरा हो जाएगा। उसके मुख से एक चीख निकल गई। उसकी सारी मेहनत व्यर्थ हो गई थी। टेकरी पर लोग अब भी पुकार रहे थे। वे ऊंचाई पर थे और अब भी उन्हें सूरज दिखाई दे रहा था। महेश्वर ने भी देखा कि टेकरी पर अभी धूप है। अभी सारी शक्ति समेटकर अपनी लंबी सांस खींची और वह आंख मूंदकर टेकरी की ओर दौड़ा। टेकरी के पास वह मुंह के बल गिरा और मुख से चीख निकल पड़ी। उसके हाथ टेकरी पर रखी मुखिया की टोपी तक पहुंच चुके थे। मुखिया ने कहा, देखो भाई, इसने कितनी ज़मीन ले डाली है। महेश्वर का नौकर दौड़ कर आया। उसने महेश्वर को उठाना चाहा। महेश्वर के मुंह से खून बह रहा था। वह मर चुका था। मुखिया के आदमी दुखी भी थे और महेश्वर पर हंस भी रहे थे। नौकर ने महेश्वर के लिए कब्र खोदी और उसे उसमें दफना दिया। महेश्वर के लिए अब केवल 2 मीटर ज़मीन पर्याप्त थी। यह कहानी लियो टॉलस्टॉय ने लिखी है और इससे हमें ये जीवन मूल्य मिलता है कि हमें लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि ज़रूरतों को पूरा किया जा सकता है पर लालच को नहीं। आइए देखते हैं इसके शब्द अर्थ। प्रयोजन, प्रयोजन का मतलब होता है उद्देश्य। विनम्र, विनम्र का मतलब होता है बहुत विनीत या नम्र। संपन्न, संपन्न का मतलब होता है पैसे वाला, यानी धन धान्य या सुख सुविधाओं आदि से परिपूर्ण। टेकरी का मतलब होता है ऊंचा टीला या छोटी पहाड़ी। आस्तीन, कमीज़, कुर्ता आदि की बाह पर का भाग, यानी आस्तीन होती है कमीज़ या कुर्ते की जो बाहें होती है उसे आस्तीन कहते हैं। सहर्ष, सहर्ष यानी खुशी सहित, यानी हर्ष सहित। दुभाषिया, जो 2 भाषाओं को जानता है उसे दुभाषिया कहते हैं। सौदागर, सौदागर का मतलब होता है व्यापारी या व्यवसायी। मुखिया, मुखिया का मतलब होता है नेता या सरदार। भाव का मतलब होता है मूल्य या कीमत। आइए देखते हैं इसके प्रश्न उत्तर। पहला है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है कि महेश्वर को अपने गांव में किन परेशानियों का सामना करना पड़ता था। आइए देखते हैं इसका उत्तर क्या है कि महेश्वर की संपन्नता गांव के अनेक लोगों को फूटी आंख नहीं सुहाती थी।
वे ऊपर से विनम्र बने रहते, परंतु अवसर मिलने पर उसे नुकसान पहुंचाते थे। इस प्रकार महेश्वर को गांव में परेशानियों का सामना करना पड़ता था। दूसरा प्रश्न देखते हैं कि सतलज पार के गांव में जाकर महेश्वर किस प्रकार का जीवन व्यतीत कर रहा था। इसका उत्तर देखते हैं कि सतलज पार के गांव में जाकर महेश्वर और अधिक संपन्नता का जीवन व्यतीत कर रहा था। तीसरा प्रश्न है कि कोलों की बस्ती में पहुंचकर महेश्वर ने उन्हें किस प्रकार प्रसन्न किया। इसका उत्तर देखिए कि कोलों की बस्ती में पहुंचकर महेश्वर ने अपने साथ लाई हुई वस्तुओं की भेंट देकर उन्हें प्रसन्न किया। चौथा प्रश्न है कि कोलों के मुखिया द्वारा महेश्वर को क्या शर्त बताई गई, वह महेश्वर ने उसका किस प्रकार पालन किया। इसका उत्तर है कि कोलों के मुखिया ने शर्त बताई कि सूरज ढलने से पहले वह जितनी ज़मीन घेर लेगा वह उसकी हो जाएगी। यदि वह ऐसा नहीं कर पाया तो ज़मीन भी नहीं मिलेगी और 1000 रुपया भी जब्त हो जाएगा। महेश्वर मुखिया की शर्त पर ज़मीन लेने को तैयार हो गया। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है कि महेश्वर की मृत्यु का प्रमुख कारण क्या था। महेश्वर की मृत्यु का प्रमुख कारण उसका ज़मीन के प्रति लालच था, यानी उसको ज़मीन की भूख थी। आइए देखें दूसरी एक्सरसाइज क्या है कि सही शब्द से रिक्त स्थान भरिए। पहला है महेश्वर ने कड़ी मेहनत से गांव के डैश किसानों के बीच अपना स्थान बनाया था। डैश की जगह होगा कि संपन्न किसानों के बीच अपना स्थान बनाया था। दूसरा है महेश्वर अपने गांव के लोगों के व्यवहार से डैश था, यानी उनके व्यवहार से वह असंतुष्ट था। लोगों ने महेश्वर का उत्साह से डैश किया, यानी लोगों ने महेश्वर का उत्साह से स्वागत किया। कोलों के सरदार ने ज़मीन का भाव बताया 1000 रुपये डैश, तो यानी कितना बताया था 1000 रुपये प्रतिदिन, यानी एक दिन का 1000 रुपये। सूरज डैश से पहले तक जितनी ज़मीन घेर लोगे वह तुम्हारी हो जाएगी, यहाँ सूरज ढलने से पहले। ठीक है, अगला देखें कि सही कथन पर सही का और गलत कथन पर क्रॉस का चिन्ह लगाइए। पहला है महेश्वर का आत्मविश्वास उच्च कोटि का था। हाँ, उसका आत्मविश्वास था, ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा है महेश्वर की महत्वाकांक्षा उसकी मृत्यु का कारण बनी। ये बात भी बिल्कुल सही है, उसको ज़मीन के प्रति बहुत लालच था और अंतोगत्वा उसकी मृत्यु हो जाती है। अगला देखिए कि अधिक लालच व्यक्ति का विवेक छीनकर उसे बुद्धिहीन बना देता है, यही महेश्वर के साथ हुआ। तो ये बात भी बिल्कुल सही है कि महेश्वर का जो लालच था वो बराबर बढ़ता जा रहा था, जिसके कारण उसकी मृत्यु हुई थी। अगला देखिए जो संपन्न होकर अपने पड़ोसी धर्म का पालन नहीं करता उसके पड़ोसी प्राय उससे ईर्ष्या करने लगते हैं। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। अगला देखिए सैकड़ों एकड़ ज़मीन नापने वाले महेश्वर के काम केवल 2 मीटर ज़मीन काम आई। तो ये बात भी बिल्कुल सही है, जब उसकी मृत्यु हो गई थी तो उसकी कब्र के लिए 2 मीटर की ज़मीन खोदी गई थी। बिल्कुल सही है। सही उत्तर पर टिक का निशान लगाइए। पहला है कि महेश्वर से उसके गांव के लोग बैर रखते थे, क्योंकि पहला है महेश्वर उनसे अनुचित व्यवहार करता था। दूसरा है महेश्वर ने उनकी भूमि पर कब्जा किया हुआ था। तीसरा है महेश्वर ने उनके विरुद्ध अदालत में अर्जी दी थी। तो तीसरा वाला आंसर बिल्कुल सही है कि महेश्वर ने उनके विरुद्ध अदालत की अर्जी दी थी। अगला देखिए एक बड़े गांव की पंचायत में सम्मिलित होकर महेश्वर ने प्राप्त किया था। क्या प्राप्त किया था कि गांव में विशेष अधिकार पहला, दूसरा है गांव के मुखिया का पद, तीसरा है ज़मीन का पट्टा। तो उसने क्या प्राप्त किया था, ज़मीन का पट्टा। तो तीसरा आंसर बिल्कुल सही है। अगला देखिए महेश्वर कोलों के लिए उपहार लेकर गया, क्योंकि अब वो उपहार क्यों लेकर के गया था, देखिए कि कोलों ने उससे उपहार मंगवाए थे। ये बात गलत है कि बिना उपहार प्राप्त किए कोल किसी से बात नहीं करते थे। तो ये बात भी बिल्कुल सही नहीं है। तो वह कोलों को उपहारों द्वारा प्रसन्न करके अधिकतम लाभ कमाना चाहता था। तो ये बात तीसरा वाला है वो बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं कि महेश्वर ने कोलों के यहाँ सुबह की चाय पीने से इनकार कर दिया था, क्योंकि
उसे संदेह था कि कोल उससे चाय का अधिक मूल्य लेंगे। दूसरा है वह कोलों के यहाँ चाय नहीं पीना चाहता था। और तीसरा है कि वह हर संभव प्रयत्न द्वारा समय बचाना चाहता था जिससे सूर्यास्त तक अधिक से अधिक ज़मीन नाप सके। तो ये तीसरा वाला सही है क्योंकि उसे अधिक से अधिक ज़मीन चाहिए थी। अगला देखिए, महेश्वर ने रुमाल से क्या निकाला? बिस्कुट, पैसा या रोटी? तो तीसरा आंसर बिल्कुल सही है, उसने रुमाल से रोटी निकाली थी। आइए अगला देखते हैं कि निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण छांटिए। अब इसमें विशेषण है, पहला है लालची व्यक्ति। तो इसमें व्यक्ति कैसा है? लालची है। तो विशेषण शब्द क्या हुआ? लालची हुआ। इसी तरह और भी हैं, जैसे महत्वाकांक्षी महेश्वर, तो यहाँ पर महत्वाकांक्षी विशेषण होगा। संपन्न किसान, तो यहाँ पर संपन्न विशेषण हुआ। अनगिनत तारे, विशेषण है यहाँ पे अनगिनत। श्वेत पत्र, तो श्वेत यहाँ पर विशेषण है। कठोर हृदय, यहाँ पर कठोर विशेषण शब्द है। निराश मन, मन कैसा है? निराश है, तो यहाँ पर विशेषण क्या है? निराश। उत्साहित हृदय, हृदय कैसा है? उत्साहित है, तो विशेषण शब्द हो गया उत्साहित। 2 मीटर ज़मीन, विशेषण शब्द है 2 मीटर। उपजाऊ धरती, विशेषण शब्द है उपजाऊ। अब आगे देखिए, निम्नलिखित शब्दों को वाक्यों में प्रयोग कीजिए। असंतुष्ट, इसका वाक्य आप क्या बना सकते हैं कि राम गांव के लोगों के व्यवहार से असंतुष्ट था, अथवा आपको जो सही लगे आप अपने आप भी बना सकते हैं। दूसरा है विनम्र, महेश विनम्र स्वभाव का व्यक्ति है। जुर्माना, अदालत ने शाम को जुर्माना लगाकर दंडित किया, आप अपना भी बना सकते हैं जो आपको ठीक लगे। लोकप्रिय, गांधी जी विश्व में लोकप्रिय हैं। अगला देखिए कि निम्नलिखित प्रश्नवाचक सर्वनामों को प्रयोग करते हुए वाक्य बनाइए। इसमें सर्वनाम शब्द दिया हुआ है कब, कहाँ, किसने, क्या। तो इसके हम वाक्य आपको बनाकर दिखा रहे हैं, आपको जो भी ठीक लगे आप अपने आप भी बना सकते हैं। कब का देखिए, तुम कब लखनऊ जा रहे हो? कहाँ, दादी जी कहाँ जा रही हैं? किसने, राम को किसने रोटी दी? क्या, आप आज क्या खाएंगे? अगला देखिए कि सर्वनाम शब्दों के वचन बदलकर पुनः वाक्य रचना कीजिए। अब यहाँ पे जो सर्वनाम शब्दों है उनका वचन बदलना है। वचन आप जानते हैं कि एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, तो इस तरह से यहाँ पर वचन को बदलना है। पहला है वह सिर्फ ऊपर से विनम्र बना रहता है, तो इसका वचन मैंने बदला है कि वे सिर्फ ऊपर से विनम्र बने रहते हैं। अगला देखिए, उसको अदालत ने जुर्माने से दंडित किया, तो बहुवचन बना रहे हैं हम, उन्हें अदालत ने जुर्माने से दंडित किया। अगला है वह चाहता है कि सभी उसकी इज्जत करें, तो इसका वचन मैंने बदला है वे चाहते हैं कि सभी उनकी इज्जत करें। If you like the video, then like, share, comment and don't forget to subscribe to my channel and press the bell icon. Thank you for watching this video.